वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अक्ष गुरुकुल। तो अब हम जो हमारा एनवायरमेंटल साइंस है उसकी उसकी फोर्थ यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसका नाम है जैव विविधता। तो आइए देखते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों की विविधता, जिसमें पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े और अन्य जीव शामिल हैं। यह विविधता जीवों की विभिन्न प्रजातियों, जीन्स और इकोसिस्टम के बीच के संबंध को दर्शाती है। जैव विविधता का मतलब है कि जो एक जीव होता है, जो एक प्राणी होता है, उसकी अलग अलग जो प्रजातियाँ होती है ना, वही जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता के ना मुख्य 3 घटक होते हैं। सबसे पहला प्रजाति विविधता। तो सबसे पहला है हमारा प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता से मतलब है कि जो हमारा वातावरण है उसमें सिर्फ एक प्रकार का जानवर तो नहीं रहता, जानवर अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता को दर्शाता है। उदाहरण, एक जंगल में विभिन्न प्रजातियों के पेड़, जानवर और कीड़े पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, हाथी और मोर। मतलब कहने का मतलब ये प्रजाति, जितनी भी प्रजाति हैं उनमें विभिन्नता होती है। जैसे हमारे वातावरण में सिर्फ एक प्रजाति या फिर सिर्फ एक ही जानवर नहीं पाया जाता, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिसको प्रजातीय विभिन्नता भी कहते हैं या फिर प्रजातीय विविधता भी कहते हैं। सेकंड है हमारा जीन विविधता। यह जीवों के जीनों की विविधता को दर्शाता है, जो उनके लक्षणों और विशेषताओं को निर्धारित करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे वातावरण में मानव है। ठीक है, वो मानव जो है वो सिर्फ एक प्रकार का तो नहीं है। ठीक है, कोई जो मानव है वो लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मानव प्रजाति की जो गुण और जो लक्षण है उनके आधार पर विभाजित है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं जीन विविधता। मतलब जीन्स के आधार पर विविधता। एग्जाम्पल, एक ही प्रजाति के जीवों में विभिन्न जीन हो सकते हैं जो उनके लक्षणों और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। जैसे कि मानव जाति में विभिन्न जीन होते हैं जो उनके बालों के रंग, आँखों के रंग और अन्य लक्षणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, प्रजाति विभिन्नता क्या होती है, मतलब अलग अलग जानवरों का या फिर अलग अलग इंसानों का पृथ्वी पर होना। ठीक है, लेकिन जो जीन विविधता होती है ये एक मानव के अंदर के गुणों और लक्षणों के आधार पर विभाजित होती है। ठीक है, थर्ड है हमारी इकोसिस्टम विविधता। यह इकोसिस्टम की विविधता को दर्शाता है, जिसमें जीवों के बीच के संबंध और उनके पर्यावरण के साथ के संबंध शामिल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जंगल में विभिन्न इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि वनस्पति इकोसिस्टम, जानवर का इकोसिस्टम और कीड़ों का इकोसिस्टम, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखो, हमने अपनी प्रीवियस यूनिट थी उसमें इकोसिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो जानवर होते हैं और जो पर्यावरण होता है उनके बीच एक परस्पर संबंध देखने को मिलता है। एक जानवर का दूसरे जानवर के साथ संबंध देखने को मिलता है, वो एक दूसरे के भोजन के लिए आश्रित होते हैं, वही हमारा इकोसिस्टम होता है। और जो इकोसिस्टम होता है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे वायुमंडलीय इकोसिस्टम होता है, जिसमें जितने पक्षी होते हैं वो एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। जलीय इकोसिस्टम देखने को मिलता था हमें, जिसमें जल के अंदर जितने भी रहने वाले प्राणी हैं वो एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। फिर हमने देखा था कि जो हमारा स्थल मंडलीय इकोसिस्टम था उसमें जो स्थल पे जितने भी प्राणी रहते हैं वो एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। ठीक है, अलग अलग हमने इकोसिस्टम देखे थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विराट जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में भारत। आप सभी को पता है हमारा जो भारत है ना, उसका जो भूभाग है वो एक सा नहीं है। मतलब कहीं पर हमारे भारत में देखने को पहाड़ मिलते हैं, कहीं पर बर्फ़बारी होती है। ठीक है, हमारे भारत के किसी कोने में एक रेगिस्तान है जहाँ पे गर्मी ही होती है, और कहीं पे हमारे भारत में ऐसा स्थान है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा ही होती रहती है, जो हमारे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को ना अलग अलग विविधता प्रदान करता है। ठीक है, भारत उच्च स्तरीय जैव विविधता से परिपूर्ण देश है।
आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व घटित प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारत को वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय व पारिस्थितिक स्थितियां प्राप्त हैं। भारत का स्थलीय रूप एक सा नहीं है ना। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर नदियां हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत का स्थलीय रूप है वो एक सा नहीं है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर है, जो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करते हैं। विश्व के विविधता बहुल्य देश की श्रेणी में भारत को भी सम्मानित किया गया है। विविधता की दृष्टि से भारत को विश्व के 10 देश में व एशिया के उच्चतम 4 देशों में से एक गिना जाता है। यहाँ पशुओं में पौधों की अनेकों ऐसी प्रजातियां हैं जो विश्व के अन्य कहीं नहीं पाई जाती। भारत में हिमालय, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरुस्थल, रेगिस्तान, आर्द्रता व शुष्क क्षेत्र, यह सब पाए जाते हैं, जो भारत को एक विराट विविधता वाले राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। अब देखो, अगर हमारे भारत में अलग अलग वातावरण या फिर अलग अलग मौसम पाया जाता है, तो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु है ना, वो भी अलग अलग प्रजाति के ही होंगे। अगर भारत के किसी क्षेत्र का जो तापमान है वो काफ़ी माइनस में रहता है, तो वहाँ पे जो जीव जंतु रहने वाले होंगे ना, वो ऐसे होंगे जो अपने आप को तापमान के अनुसार ढाल सकें। मतलब जितनी ठंड पड़ेगी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हीं जानवरों को आप बर्फ़बारी के क्षेत्र में से उठाकर किसी रेगिस्तान में डाल दो, तो एक तो उनके शरीर का निर्माण या फिर उन्होंने अपने आप को ऐसे ढाला है प्रकृति में जिनसे उनको ठंड ना लगे, मतलब उनका शरीर गर्म रहे। अब आप उनको रेगिस्तान के क्षेत्र में भेज दोगे, तो एक तो उनका शरीर का निर्माण ही गर्म है और दूसरा गर्म क्षेत्र है, तो उनकी डेथ हो सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे अलग अलग भूभाग है और अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियाँ हैं और उनमें रहने वाले जानवर भी अलग अलग हैं। तो अब इस विविधता के आधार पर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भारत में ना विविधता बहुत है, चाहे वो प्राकृतिक विविधता हो या फिर प्रजाति विविधता हो, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व कई कारणों से है। यह न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं जो जैव विविधता के महत्व को स्पष्ट करती हैं। सबसे पहला है पारिस्थितिकी संतुलन। जैव विविधता विभिन्न प्रजातियों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहता है। एक प्रजाति की कमी या समाप्ति से अन्य प्रजाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी संतुलन से मतलब है कि जैव विविधता जो है उसमें अलग अलग जानवर रहते हैं जो एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, और वही आश्रित जो होता है ना, वही पारिस्थितिकी संतुलन को परिभाषित करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा खाद्य सुरक्षा। विविधता से खाद्य स्रोतों की उपलब्धता बढ़ती है। विभिन्न फसलें और पशु प्रजाति मानव आहार में पोषण का योगदान करती हैं। अब जो जैव विविधता है वो पर्यावरण की विविधता को दर्शाती है। अब पर्यावरण विविधता है मतलब स्थानों की विविधता और वहाँ पे उगने वाली फसलों की विविधता, जानवरों की विविधता। अब जो फसलें होती हैं, जो विभिन्न फसलें उगती हैं, वो मानव जीवन को काफ़ी सहायता प्रदान करती है अपना जीवन यापन करने के लिए। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उन फसलों को भी खाते हैं। तो ये जो खाद्य सुरक्षा होती है ये मानवीय विविधता के अनुसार के लिए तो महत्व होती है, और जो जानवर होते हैं उनके लिए भी महत्व होती है। थर्ड है हमारा औषधीय स्रोत। अब अलग अलग स्थान पर अलग अलग जड़ी बूटियों का भी उगना भी पॉसिबल है, ठीक है, जो मानव को भी काफ़ी सहायता प्रदान करती है। कई औषधियाँ प्राकृतिक स्रोतों से आती हैं। जैव विविधता से नई औषधियों की खोज और विकास में मदद मिलती है। फोर्थ है हमारा जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। विभिन्न प्रजाति कार्बन को अवशोषित करने और जलवायु को संतुलित रखने में योगदान करती है। इसमें जो जैव विविधता है उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ पौधे होते हैं वो जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। अब कई पौधे ऐसे होते हैं
जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब कुछ जब ऐसे पौधे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर डायरेक्ट ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो वो मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मानव अभी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में काफ़ी व्यस्त है। लेकिन अगर हमारे वातावरण में ऐसे पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो हमारे वातावरण को ना हानिकारक गैसों से प्रभावित होने से बचा रहे हैं। ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा आर्थिक लाभ। जैव विविधता पर्यटन, कृषि और अन्य उद्योगों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करती है। यह स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जैसे हमारा केरल का राज्य है, वहाँ पे जो जैव विविधता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है उनके प्रभाव से है। ठीक है। और दूसरा वहाँ पे समुद्री इलाका है। ठीक है। अब इन सब चीज़ों के होने के कारण ना वहाँ पे जैव विविधता बहुत है, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है वहाँ पे। अब जब प्राकृतिक सौंदर्य हैं तो जो पर्यटक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य ही लुभाता है। अब जो पर्यटन होते हैं वो इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए दूर दूर देशों से आते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो हमारे देश को आर्थिक सहायता या फिर आर्थिक लाभ देखने को मिलता है। 6th है हमारा सौंदर्यपरक महत्व। जैव विविधता का आंतरिक मूल्य उसका सौंदर्य है। पर्वत, नदियाँ, झरने, जंगल, समुद्र के किनारे से लेकर समुद्र की तलहटी तक सब जैव विविधता से भरपूर है। जैसा कि हमने पर अभी 5th पॉइंट में पढ़ा कि आर्थिक लाभ। अब आर्थिक लाभ कब होगा? जब किसी देश में जैव विविधता होगी, वहाँ पे जब पर्यटन बढ़ेगा तभी तो आर्थिक लाभ होगा। और यही आर्थिक लाभ और ये जो जैव विविधता है, यही सौंदर्यपरक महत्व है। ठीक है। इन सभी कारणों से जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण या पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। अब ये जो जैव विविधता है ना, हम इसको खोने नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश को काफ़ी सहायता प्रदान करता है। प्रजातीय रूप से भी जो मनुष्य उनको भी सहायता देता है, आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है, एक सौंदर्यपरक महत्व भी है इसका अलग। तो इसको हम ऐसे ही खोने तो नहीं दे सकते, इसको ना हमें संरक्षित करके रखना पड़ेगा, बचा कर रखना पड़ेगा। ठीक है। जैव विविधता के संकट के कारण। अब जो हमारा जैव विविधता है, जो हमारी विभिन्न विभिन्न प्रजातियां हैं, मानव के कारण उन प्रजातियों पर क्या क्या संकट आ सकता है, अब हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैव विविधता को संकट के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहले वनस्पति विनाश। वनस्पति यानी पेड़ों की कटाई और विनाश जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जीवों के अवसरों को नष्ट कर देता है और उनकी प्रजातियों को खतरे में डाल देता है। अब जो जैव विविधता है उसको ना सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचता है वो वनस्पति के विनाश से पहुंचता है। अगर आसपास पेड़ पौधे ही नहीं है, ऑक्सीजन का कोई साधन ही नहीं है, तो जैव विविधता को नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है। सेकंड है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जब होता है तब भी हमारी जो जैव विविधता होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जल में रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो जल प्रदूषण जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है और उनकी प्रजातियों को खतरे में डालता है। थर्ड है हमारा वायु प्रदूषण। अब जैव विविधता में सभी प्रकार के जानवर शामिल होते हैं, जिसमें जल में रहने वाले जानवर भी शामिल होते हैं, वायु में रहने वाले जानवर भी शामिल होते हैं, स्थल में रहने वाले जानवर भी शामिल होते हैं। तो जो वायु प्रदूषण है वो जो वायु में रहने वाले या फिर वायु में उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह वायुमंडलीय गैसों को बदल देता है और जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। अब हमने पढ़ा था कि भारत में ना विविधता है, हर चीज़ में विविधता है, सांस्कृतिक विविधता भी है। ठीक है। जलवायु विविधता भी है, पर्यावरणीय विविधता भी है। अब जब हमारे देश में एक समान का तापमान हो जाएगा तो जो विविध जानवर हैं उनको अपने शरीर को वातावरण के अनुसार ढालने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। अब ये होगा तो क्या पता कि जो कुछ जानवर है वो विलुप्ति हो जाए,
मतलब उनकी संख्या ही कम हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जीवों के आवासों को बदल देता है और उनकी प्रजातियों को खतरे में डाल सकता है। कुछ जानवर हो सकता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लें, लेकिन कुछ हो सकता है कि अपने आप को ढाल ना पाए। ठीक है। फिफ्थ है हमारा मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ जैसे कि शहरीकरण, मतलब जंगल को समाप्त करके वहाँ पे शहर बसाना, और औद्योगीकरण, मतलब अलग अलग स्थानों पे नए नए उद्योगों का निर्माण करना, और कृषि जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि वह जीवों के आवासों को नष्ट कर देते हैं और उनकी प्रजातियों को खतरे में डालते हैं। मतलब इन सब बिंदुओं से हमें ये पता चल रहा है कि जो जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है या फिर जैव विविधता को समाप्त करने के जो कारण हो सकते हैं वो ये सब हो सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा अति शिकार। अति शिकार जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जीवों की प्रजातियों को खतरे में डाल देता है और उनकी संख्या को कम कर देता है। अब मानव है, मानव तो मानता नहीं है, वो अधिक से अधिक शिकार करने में व्यस्त है। जितने भी जंगल में प्राणी है ना, वो पैसों के लालच में आकर उनकी मतलब जो खाल होती है उनको बेच देता है, हाथियों के जो दांत होते हैं उनको बेच देता है। अत्यधिक मतलब फिजूल का शिकार करने में वो भी व्यस्त है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अत्यधिक शिकार ना हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जब जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मानव का जीवन होगा वो भी प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है हमारा आवासीय विनाश। आवासीय विनाश जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जीवों के आवासों को नष्ट कर देता है और उनकी प्रजातियों को खतरे में डाल देता है। मानव की जनसंख्या में वृद्धि दिन पे दिन होती जा रही है। अब जब मानव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, तो उनको रहने के लिए अतिरिक्त स्थान भी चाहिए। अब स्थान तो अभी सीमित है, तो वो क्या करता है, जितने भी जंगल होते हैं, जितने भी जानवरों के घर होते हैं, उनको नष्ट करता है। उनको नष्ट करके वहाँ पर अपना घर बनाता है। अब इससे जानवरों की प्रजाति पे भी असर पड़ता है, और जो पर्यावरण का मौसम है या फिर पर्यावरणीय कारक है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिफ्थ है हमारा मानव आबादी की वृद्धि। अभी हमने 7 पॉइंट में पढ़ा कि जब मानव की जनसंख्या बढ़ेगी, मानव संख्या में वृद्धि होगी, तो उसको रहने के लिए स्थान चाहिए। अब वो स्थान पाने के लिए क्या करेगा, जंगलों के जो वन है उनको काटेगा, वहाँ की जो भूमि है उसको समतल बनाएगा, रहने लायक बनाएगा, उससे उसको रहने में मदद मिलेगी, लेकिन जो पर्यावरण है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। मतलब अब हमने नुकसान तो पढ़ लिए कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन जैव विविधता को बचाने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। जैव विविधता संरक्षण के कई उपाय हो सकते हैं, जिसमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह जीवों के आवासों को सुनिश्चित या सुरक्षित रखने में मदद करता है और उनकी प्रजातियों को खतरे से बचाता है। मतलब इसका मतलब यह है कि हमें ना एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे सभी जीव जंतु है ना वो बिना किसी मानव की बाधा के रह सकें। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता हो, और ये मानव को ये कह देना चाहिए कि इस क्षेत्र में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है, वो संरक्षित क्षेत्र की स्थापना होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा वनस्पति और जीवों का संरक्षण। वनस्पति और जीवों का संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह जीवों के आवासों को सुरक्षित रखने में मदद करता है और उनकी प्रजातियों को खतरे से बचाता है। मतलब जो वनस्पति और जो जीव है हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। जो अति शिकार हो रहे हैं और जो अति वनों की कटाई हो रही है उनको रोकना चाहिए। ठीक है, जिससे जैव विविधता को सहायता मिलेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जल प्रदूषण से जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जितने भी मछलियाँ हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हमें जो जल प्रदूषण है उसको भी रोकना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करना जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह जलीय जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करता है और उनकी प्रजातियों को खतरे से बचाता है। फोर्थ है हमारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। जैव विविधता को बचाने के लिए जो आसमान में या फिर वायुमंडल में रहने वाले जो पक्षी जीव जंतु हैं, उसमें उड़ने वाले जीव जंतु पक्षी हैं, उनको बचाने के लिए
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना काफ़ी आवश्यक है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह वायुमंडल की गैसों को सुरक्षित रखने में मदद करता है और जीवों के लिए खतरनाक होने से बचाता है। मतलब जब वातावरण ही खतरनाक हो जाएगा, ऊपर का आसमान का, वायुमंडल का, पक्षी उसमें उड़ ही नहीं पाएंगे सही से, तो जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, 5th पॉइंट है हमारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह जीवों के आवासों को सुरक्षित रखने में मदद करता है और उनकी प्रजातियों को खतरे से बचाता है। इसमें हमारा जो 6th पॉइंट है वो है मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना। मानव गतिविधि को नियंत्रित करना जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। यह जीवों के आवासों को सुरक्षित रखने में मदद करता है और उनकी प्रजातियों को खतरों से बचाता है। इस पॉइंट में ना हमें ये एक्सप्लेन करा गया है कि जो मानव की गतिविधियाँ हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गई या फिर वनों की कटाई हो गई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनको नियंत्रित करना भी ना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इन सबको नियंत्रित नहीं करेंगे ना तो जैव विविधता को ना काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। 7th पॉइंट है हमारा जैविक आक्रमण को नियंत्रित करना। जैविक आक्रमण को नियंत्रित करना जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह जीवों के आवासों को सुरक्षित रखने में मदद करता है और उनकी प्रजातियों को खतरे से बचाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी देश में वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के आवासों की कमी हो रही है, तो वहाँ की सरकार अगर आसपास के जंगलों की कटाई कर देती है ना और वहाँ पे शहरीकरण करती है, मतलब लोगों को वहाँ पर बसाती है, तो उस जंगल में जो रहने वाले प्राणी होते हैं ना, उनका घर तो उनसे छिन गया, अब वो कहाँ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ना 2 कंडीशन होती है, या तो वो शहरों पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, मतलब शहरों में आ जाते हैं, या फिर उनकी जो प्रजाति होती है ना वो विलुप्त हो जाती है। अगर उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो जैव विविधता पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 8 पॉइंट है हमारा शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करता है और उन्हें जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। जैव विविधता को बचाने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो शिक्षा और जागरूकता है। अगर हम लोगों को जैव विविधता के बारे में बताएंगे, उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे, उनको प्रेरणा देंगे कि वो जैव विविधता को संरक्षित करें, तो जैव विविधता को काफ़ी आसानी से बचाया जा सकता है। ठीक है, 9th पॉइंट है हमारा सामुदायिक भागीदारी। अब आपको पता है कि एक इंसान ना समाज को नहीं बदल सकता जब तक उसके साथ लोग नहीं होंगे या फिर उसको सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक उसके लिए ये कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे जैव विविधता में होता है, एक मनुष्य पूरे पर्यावरण में परिवर्तन नहीं ला सकता। जब वह लोगों को जागरूक करेगा, उसको सहायता देंगे बाकी के लोग, तभी ये कार्य हो सकता है। सामुदायिक भागीदारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह स्थानीय समुदायों को जैव विविधता के संरक्षण में शामिल करता है और उन्हें जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। अब हम देखते हैं जो जैव विविधता है, जैव विविधता को रोकने के लिए परियोजना एवं कार्यक्रम। भारत में कई प्रोजेक्ट और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट और कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। तो जैव विविधता को बचाने के लिए, मतलब जो कुछ जानवर थे जो विलुप्त होने की कगार पर थे, अब जब कोई जानवर विलुप्त हो रहा है या फिर उसकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, उससे तो जैव विविधता पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उनको बचाने के लिए ना कुछ प्रोजेक्ट या कुछ अभियान चलाए गए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है जो बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य टाइगर के आवासों को सुरक्षित रखना, उनकी संख्या में वृद्धि करना और उनके शिकार को रोकना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। अब जो बंगाल था ना, उसमें एक सबसे प्रसिद्ध जानवर था बंगाल टाइगर। जब बंगाल के लोग या फिर जो बंगाल में जो शिकारी थे, जब वो बंगाल टाइगर पे अति शिकार करने लगे ना, जब बंगाल में टाइगरों की संख्या कम होने लगी, तो वहाँ की सरकार जागरूक हुई।
उन्होंने देखा कि हमारे जो राज्य है उसमें जो टाइगर है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, मतलब जो राज्य पशु है, उसकी संख्या कम होती जा रही है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ना प्रोजेक्ट टाइगर चलाया 1973 में, जिसमें क्या था कि जो वहाँ के टाइगर थे ना, उनके लिए संरक्षण प्रदान करना, ठीक है? उनकी संख्या को बढ़ाना, उनके लिए भोजन प्रदान करना और एक सुरक्षित जो आवास था, उसको सुनिश्चित करना। ये सब कदम उठाया गया, जिससे जो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसको बढ़ावा मिले और जो बाघों की संख्या, जो टाइगरों की संख्या है, उसमें वृद्धि देखने को मिले, ठीक है? सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है, जो हाथी के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हाथी के आवासों को सुरक्षित रखना, उनकी संख्या में वृद्धि करना और उनके शिकार को रोकना था। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में हुई थी। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट हाथी। इसमें आपको पता है जो शिकारी लोग होते हैं ना, जो हाथियों के बड़े बड़े दांत होते हैं, उनके लिए ना हाथियों का शिकार करते हैं। अब ये जो शिकार होता है लिमिटेड, मतलब एक संख्या में नहीं होता। ये जो शिकारी होते हैं अंधाधुंध शिकार करते हैं अपने लालच की वजह से। अब जब राज्य में या फिर देश में हाथियों की गिनतियों में कमी होने लगी ना, जब हाथियों की प्रजाति एक ऐसी कगार पे पहुंच गई जहाँ पे वो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए थे, तो सरकार ने ना प्रोजेक्ट हाथी परियोजना को या फिर प्रोजेक्ट को शुरू करा। इसमें क्या था कि जो अति शिकार था, मतलब जो एक लिमिट से ज़्यादा शिकार था, उस पर रोक लगाया गया। ऐसे कानून बना गए जो हाथी को संरक्षण प्रदान करें और ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई करी जाने लगी जो मतलब अधिक शिकार करते थे, और जो हाथी का संरक्षण था उसको सुरक्षित करा गया, जो उनका आवास था उसको सुरक्षित करा गया और जो हाथियों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए कई प्रयास करे गए, ठीक है? हमारा जो कार्यक्रम है उसका नाम है गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम। आपको पता है जो हमारे किसान लोग हैं वो अ, अ, अधिक फसलों के उत्पादन के लिए ना एक केमिकल का या फिर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। उन उर्वरकों में ना एक केमिकल होता है डाइक्लोफिनेक नाम का, ठीक है? अब जब वो उस केमिकल को अपने खेतों में छिड़काव करते हैं उसका, तो जो उनके पालतू पशु होते हैं उनके लिए वहीं से चारा जाता है। जो भी घास-फूस होती है, जंगली घास-फूस होती है, वो उनके जानवर के लिए जाती है। अब जैसे कोई गाय है, वो सूखी घास खा रही है, वो कौन-सी घास खा रही है? जो उनके खेत की होती है। अब उस खेत में तो डाइक्लोफिनेक नाम के केमिकल का प्रयोग किया गया है। अब जब वो गाय उस डाइक्लोफिनेक नाम के केमिकल की घासों को खाती है, तो उसकी ना मृत्यु काफ़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है? अब जब उस गाय को एक किसान एक वातावरण में छोड़ देता है, जहाँ पर वो गिद्धों के भोजन के रूप में उन्हें छोड़ देता है, तो वो गिद्ध जो होते हैं ना, उस गाय को खाते हैं, ठीक है? अब जब वो उस जानवर को खाते हैं, तो उसमें जो केमिकल होता है डाइक्लोफिनेक नाम का, वो केमिकल ना गिद्धों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, ठीक है? तो गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम भारत में गिद्ध की संख्या में वृद्धि करने के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गिद्ध के लिए सुरक्षित आवास बनाए जा रहे हैं और उनके प्रजनन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जा रही है। गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई थी। अब जब सरकार ने देखा गया ना कि गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हो रही है, और जो गिद्ध होते हैं ना उनको एनवायरमेंटल क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जितने भी पशु मर जाते हैं ना उनको खाने का काम गिद्ध करते हैं, मतलब पर्यावरण को साफ रखने का कार्यक्रम गिद्ध करते हैं। तो जब सरकार ने देखा कि गिद्ध हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो एक इन्वायरमेंटल क्लीनर है, तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ना सरकार ने ये सब कदम उठाए थे। फोर्थ है हमारा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना भारत में मरे मगरमच्छ के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत मगरमच्छ के आवासों को सुरक्षित रखना और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए काम किया जा रहा है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई। अब आपको पता है जो मगरमच्छ की जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, वो काफ़ी मोटी होती है और काफ़ी मजबूत होती है, जिससे ना मानव मगरमच्छों का शिकार करके उनकी खाल का प्रयोग करके लेदर बनाता है। अब आपको पता है कि लेदर मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब जब मानव ने मगरमच्छ का अति शिकार करना शुरू किया ना, जब मगरमच्छों की संख्या कम होने लग गई, तो सरकार ने इस परियोजना के माध्यम से मगरमच्छों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए। अति शिकार पर बैन लगाया गया, ठीक है? मगरमच्छ की जो अधिक शिकार करता है
उन पर कार्रवाई करने की मांग करी और जो मगरमच्छ के आवास हैं उनको संरक्षित करना, ये सब कार्यक्रम उठाए गए। ठीक है, तो हमारी यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा कि मैं इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट या फिर आगे आने वाली वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।